करें शुरू? ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन भी कर सकते हो तुम लोग। तो सो हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। तो आज हम क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे हम, एक छोटे से छोटा लेवल से इसकी पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं कुछ मॉडल्स के नाम बताऊंगा आपको, और उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हमें साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई ट्रिक बताएगा बेटा इसकी? मैंने आपको बताई थी क्लास में। पेन और जीटीसी। पेन और जीटीसी और GTC। देखो बेटा, ये ट्रिक आपको याद करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है कि P फॉर प्रोटॉन, ठीक है, और E फॉर इलेक्ट्रॉन और N फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, जो पेन जैसा लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंगली जो है GTC भी लिखा हुआ होना चाहिए। कैसे कि P के नीचे जो है G आना चाहिए, E के नीचे जो है T आना चाहिए और N के नीचे जो है C आना चाहिए। और G से जो नाम होता है वो होता है गोल्ड स्टेन, और T से क्या होते हैं? थॉमसन अंकल जी, और C से जो होते हैं चैडविक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये तरीका होता है कि किसने किसकी डिस्कवरी करी थी। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया है? अच्छा, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कुछ मॉडल्स की एटॉमिक मॉडल हैं। पहले जो आए थे हमारे थॉमसन अंकल जी आए थे, फिर रदरफोर्ड अंकल जी आए थे, फिर आए थे बोर मॉडल, ठीक है, जो कामयाब हुए थे। अच्छा, तो थॉमसन के बारे में आज पढ़ेंगे कि थॉमसन मॉडल क्या था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या उन्होंने कहा एटम के बारे में? तो जनरली उन्होंने ये कहा था कि जो एटम है, ठीक है, वो क्या है, एक तरबूज वाटरमेलन की तरह है या फिर पुडिंग केक की तरह है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे तरबूज में जो है उसके बीज जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है तरबूज की तरह धसे हुए हैं। क्लियर है? अच्छा, जो पुडिंग केक की उन्होंने जो है उसके साथ कल्पना की है, वो क्या कहा था उन्होंने कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और जो है पूरा जो केक है वो क्या है, एटम है। क्लियर है? तो इस तरह से उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर भी दिया था कि जो बीज हैं वो इस तरह से हैं, और ये पूरा क्या है, वाटरमेलन है, ठीक है। तो इसी को ही इन्होंने क्या कहा था, एटम कहा था। और ये जो बीज हैं वो क्या कहा था उन्होंने, इलेक्ट्रॉन कहा था। इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। इंक नहीं डाली किसी बच्चे ने? उसके बाद बेटा जो है आपके आते हैं रदरफोर्ड अंकल जी, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने बहुत सारी बातें बताई, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल भी करे थे, वो प्रैक्टिकल भी आज डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस करेंगे, और क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आई थी वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो रदरफोर्ड जो मॉडल था उसमें क्या क्या कहा गया था? रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये जानने के लिए क्या ऑब्जर्वेशन करी, क्या एक्सपेरिमेंट करे? तो जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो था बेटा कि उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल्स की रे एक गोल्ड फॉइल पर टॉर्च मारी। क्या था गोल्ड ही उन्होंने क्यों चूज किया? देखो, आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो और 10th में भी पढ़ोगे कि जो गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल मेटल कहलाया जाता है, ठीक है। 10th क्लास में आप पढ़ोगे 3rd चैप्टर में कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, तो इन्होंने क्या है, जो गोल्ड की जो फॉइल ली थी वो इन्होंने क्या किया था, इतना ज़्यादा उसको पतली शीट बनाई थी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मोटाई है वो 1000 एटम के बराबर थी, ठीक है। मतलब बहुत पतला, बहुत पतला। अगर ये मार्कर है, इसका जो टिप है इसमें भी कई हजारों एटम आ सकते हैं, ठीक है। तो सोचो कि उसकी जो मोटाई होगी गोल्ड फॉइल की वो कितनी पतली होगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 एटम्स आ रहे थे। क्लियर है? और उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल होता है वो कंटेन करता है बेटा आपका हीलियम एटम, ठीक है।
और हीलियम एटम की जो लाइट थी वो उन्होंने जो है उस गोल्ड फॉइल पर डाली। तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करी थी वो क्या ऑब्जर्वेशन करी थी वो देखेंगे कि इस तरह से लेट सपोज पिक्चर थी, ठीक है। जैसे ही उन्होंने जो अल्फा रेज डाली तो कुछ जो रेज थी वो एज इट इज निकल गई बाहर, और कुछ अल्फा रेज जो थी वो वापस आई लेकिन कम एंगल था उनमें, ठीक है। और कुछ रेज जो थी वो वापस आई लेकिन उनमें एंगल ज़्यादा था, ठीक है। तो जो टकरा के आ रही थी तो उन्होंने इमेजिन किया कि वहाँ पर क्या है, एटम्स हैं, ठीक है। और जो है ये जो वापस आ रही हैं रेज वो किसके कारण वापस आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्लियर है, ये चीज रदरफोर्ड अंकल जी ने कही थी। अच्छा, तो अब इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। क्यों? क्योंकि पहले तो आप ये समझिए कि जो थॉमसन जो थे उन्होंने कहा था कि भाई जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, धसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने इनकी बात को क्या है, गलत साबित किया और इन्होंने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है धसे हुए नहीं है बल्कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रदरफोर्ड के द्वारा क्या थे, चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनका भी एक ड्रॉबैक आया। क्या ड्रॉबैक आया वो समझिए, इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है आपसे, लिखने के लिए आ सकता है सेकंड टर्म में कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक है वो पूछा जाता है। क्या था ड्रॉबैक, क्या था ड्रॉबैक? ये था कि अगर बीच में न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगा। और एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन डेवलप होगा। तो एक्सीलरेशन डेवलप होगा तो क्या होगा कि वो एनर्जी एमिट करेंगे। एनर्जी क्या होगी, वहां पर रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, ठीक है। अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गिर गए तो क्या होगा, क्या कोई एटम स्टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी वो क्या है, घूमने की है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो एटम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, और एज वी नो दैट कि जो एटम होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है। इसी के द्वारा जो है मैटर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर ये चीज जो है, अगर एटम कोई भी अनस्टेबल हो जाता है तो क्या होगा कि जो एटम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, और ना ही जो है आपके सॉलिड हो सकता है, ना लिक्विड होगी, ना गैस होगी। कोई भी मैटर क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनकी भी थ्योरी क्या हो गई बेटा, फेल हो गई। इनके भी थ्योरी में जो है ड्रॉबैक्स आने शुरू हो गए। फिर तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, दैट इज बोर मॉडल। तो बोर मॉडल में क्या कहा गया था वो समझें आप, कि बोर जो है, बोर अंकल जी ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ठीक है रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन वो अपनी अपनी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एनर्जी भी रेडिएट नहीं करेंगे, एमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई जो पहली रो थी उसमें से फर्स्ट क्लास के बच्चे ही बैठेंगे, जो पिछली रो है उसमें 10th क्लास के बच्चे ही बैठेंगे, ठीक है। तो काम बिल्कुल अच्छे से चलेगा। अब क्या होगा, उन्होंने इसको भी क्या नाम है, डिस्टिंग्विश किया। किस तरह से? ऑर्बिट के बेस पे, कि उन्होंने जो है जैसे लेट से बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है, और इन्होंने क्या दी, ऑर्बिट दी। कैसे? कि ये वाली जो पहली ऑर्बिट थी वो K थी, दूसरी L, तीसरी M, और जो चौथी थी वो कौन सी थी, N, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि जिनकी एनर्जी लो थी वो K शैल में रहेंगे, फिर L, फिर M, फिर N, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या रहेंगे, डिस्टिंग्विश रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने कहा था कि भाई जो पहली शैल होगी न्यूक्लियस के पास जो होगी उसमें हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, ठीक है। और जो L शैल है उसमें आपके कितने आ पाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, ठीक है। और जो M शैल है, अब देखो यहां पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। क्यों आ जाती है उसके पीछे मैं रीजन हायर क्लास में बताऊंगा, बस आप अभी के लिए याद कर लो, ठीक है। जो इन्होंने फॉर्मूला दिया था वो दिया था 2n², ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ आपको ऑर्बिट भरनी है तो क्या हो जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा,
2 ही आ जाएगा आंसर। n इक्वल टू 1 पे अगर n इक्वल टू 2 की बात करूं मैं तो 2 2 जा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 8, ठीक है। मतलब k में तो आपके 2 आ गए और l में आपके 8 आ गए। तो अगर n बराबर में 3 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 और जो है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 18, ठीक है। तो जो m शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन एनर्जी की वजह से, ठीक है, ये जो है आपको बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है, अच्छे से समझना इस बात को कि भाई पहली शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे और दूसरी शेल जो थी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, 18, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपके कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। और जो बची एन शेल उसमें आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। मैं बताऊंगा क्यों, इसका जो रीज़न है वो हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा। पेरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो है उसके हिसाब से डिस्टिंग्विश है उनकी एनर्जी लेवल से, ठीक है। तो अभी बस आपको यही याद करना है कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका यही होगा 2 8 8 18 डैट डैट डैट, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई कि बोर मॉडल ने क्या कहा था और किस तरह से जो है सब शेल्स को किस तरह से उन्होंने एनर्जी के बेस पर उनको डिस्टिंग्विश किया था, ठीक है। उसके बाद जो नया टॉपिक था दैट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है वो आप समझें। जैसे लेट से अभी हमने जो है याद किया था कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है बेटा, 2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। बस इतने ही ले लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। क्या है ये, एटॉमिक नंबर है। और ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कैसे वो समझिए आप। जैसे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, H से डिनोट कर रहा हूं मैं, इसकी एक ही ऑर्बिट है और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूंगा तो सिर्फ 1 ही आएगा, है ना। क्लियर है ये चीज। और कौन सी शेल होगी, ये K शेल होगी। अगर मैं हीलियम की बात करता हूं तो जो है ये मान लो न्यूक्लियस है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूंगा दैट इज 2, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां पर देख रहे हो तो K शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अच्छा, चलिए अभी लिथियम की बात करते हैं। तो लिथियम की अगर मैं बात करूंगा तो लिथियम मान लो न्यूक्लियस ये है, पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो वो आएगा अगली शेल में। आ गई बात समझ में। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा बेटा वो होगा 2, 1। ये वाली बात क्लियर हुई, 2, 1। तो ये जो 2 है वो K हो गई और जो 1 आ रही है वो L में आएगी, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई हर बच्चों को। ऐसे ही हम जो है इसकी बात कर लेते हैं, नियोन की, ठीक है। तो नियोन का जो है मैं स्ट्रक्चर नया ही बना लेता हूं। देखो जो नियोन है, नियोन का जो एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 10 है, ठीक है। तो पहली जो ऑर्बिट है उसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए भाई, 2 आने चाहिए, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। फिर उसके बाद कितने आने चाहिए थे, 8 आने चाहिए थे। तो जो है अब कितने रह गए, 2 हमने इसमें फिल कर लिए, तो अब कितने रह गए, 8 ही रह गए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 2, 8। और इसमें 2 शेल बनेंगी, K और L, ठीक है। अब ये फुलफिल्ड है, ठीक है। तो जो फुलफिल्ड होते हैं आप आगे पढ़ोगे, ग्रुप 18 जो होता है वो होता है नोबल गैसेस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल स्टेबल होते हैं। इनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, मैं वैलेंसी टॉपिक पर था तो यहां पर वैलेंसी क्या शो हो रही है वो समझिए आप। जो लास्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें जो है लास्ट ऑर्बिट यही पहली वाली है ना। तो इसमें जो एक जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, 2। तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2।
अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम में बाहर जो वैलेंसी है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जो सबसे बाहरी है एक है, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है? क्या होगा बेटा, किसकी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। हीलियम जो है वो ग्रुप 18 में आता है, ठीक है, ग्रुप 18 का पहला जो है एटम होता है, और ये ही बी क्या होता है, नोबल गैस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वो क्या था बेटा, 288 डैट डैट डैश, तो ये इसमें तो के पूरे ही हो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो बेटा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस बात को मैं दोबारा समझाता हूं कि हीलियम की वैलेंसी 0 क्यों है। क्योंकि एक बात ये बताओ, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो इसको चाहिए थे, अब इसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि किसी भूखे को भूख लग रही है, भूखे कोई भूख लगेगी, ठीक है, तो क्या है उसके पास 2 रोटी हैं और 2 रोटी की ही भूख है, तो वो 2 रोटी खा लेगा, भूख मिट जाएगी। क्लियर है? तो उसको वो अब रिएक्टिव नहीं होगा, कहने का मतलब ये है उसको, और वो कहीं रोटी नहीं ढूंढेगा। ठीक है, तो ये इस वजह से इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अच्छा इसको तो अपने क्या करने हैं, 8 पूरे करने थे, है ना। लिथियम के केस में अगर मैं बात करूं, इसको क्या करने थे, 8 पूरे करने थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या करेगा, ये इसको रिमूव कर देगा, और ये इस वाली पहली वाली जो शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं नियोन की, तो नियोन में वैलेंसी बताओ मुझे, 2 तो इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, ठीक है, और दूसरी वाली में कितने, 8 हैं, तो ये भी पूरी हो गई, तो इसमें भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, अच्छे से समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि अगर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल में होते हैं तो वही उसकी क्या हो जाती है बेटा, वैलेंसी हो जाती है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा होते हैं, जैसे 5 6 7, ठीक है, या 8, ठीक है, तो उनकी वैलेंसी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 8 में से हम वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कैसे? कि अगर मैं 8 में से 5 माइनस करूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3, तो 3 वैलेंसी हो जाएगी उसकी। और जैसे 6 की बात करूंगा तो 6 माइनस में 8 माइनस में 6, तो कितना हो जाएगा, 2 वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर 8 माइनस में 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो इसके केस में हो रहा है। ये वाली बात समझ में आ रही है अच्छे से, हर बच्चे को क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये वैलेंसी है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कोई भी दे दिया, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की आप वैलेंसी बताओ, तो वैलेंसी कैसे निकालोगे। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूं तो क्या हो जाएगा, 2,5, क्योंकि पहली में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और दूसरी में 8 होने चाहिए, तो 8 तो है ही नहीं इसके पास, तो बचे कितने, 5 ही बचे। ठीक है, तो KL। अब मुझे बताओ उसकी वैलेंसी कितनी होगी। अब देखो ये 4 से ज्यादा वाले केस में आ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 में से 5 गए तो 3, तो इसकी जो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीज। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आया है तो जो है कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।